वक्त हर वक्त को बदल देता है, बस वक्त को थोड़ा वक्त दो। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एनटीए नेट के द्वारा अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और इस रिज़ल्ट में बहुत से बच्चों का नेट जेआरएफ हुआ होगा और बहुत से बच्चों का नेट जेआरएफ नहीं भी हुआ होगा। तो इसमें जिन बच्चों का नेट जेआरएफ हुआ होगा तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों का किसी कारणवश नेट जेआरएफ नहीं हुआ है तो उन्हें अपना मन बिल्कुल भी छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिर से अपनी मेहनत कीजिए और देखिए कि कहाँ पर क्या क्या कमियाँ रह गई और अपनी कमियों की पहचान कीजिए। अपनी कमियों को देखिए कि कहाँ पर क्या क्या कमी रह गई जिस कारण आपका नेट सेट नहीं हो पाया, क्योंकि अब उदास रहने का बिल्कुल भी समय नहीं है। निरंतर मेहनत करते रहो, क्योंकि कहते भी तो हैं जो कभी हारा ही ना हो तो उसे जीत का स्वाद कभी मालूम नहीं होता। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहो, अपने मन को स्थिर रखो और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? तो ये दो कहा था ऑप्शन सी, अर्थात हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। सी सही जवाब होगा, अर्थात 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2। तो सबसे पहले आएगा पहली प्राकृत, उसके पश्चात सौरसेनी, उसके पश्चात आएगा पूर्वी हिंदी और सबसे अंत में वर्तमान हिंदी। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले आएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी, उसके पश्चात नंदुलारे वाजपेयी, उसके पश्चात रामविलास शर्मा और सबसे अंत में नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ण्य विषयों को उनके संबंध उपन्यासों से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर उपन्यास और उनके वर्ण्य विषय दिए हैं, इन दोनों को सम्मिलित करना है। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3, अर्थात उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की स्थिति का चित्रण किया गया है समय सरगम उपन्यास में। अगला है, दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण किया गया है नाच्यभूत गोपाल उपन्यास में। इसके पश्चात पंजाब अंग्रेज़ों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसूट का चित्रण किया गया है मायादास की माड़ी उपन्यास में। और जो सबसे अंत में है, पटना के महिला छात्रावास में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किया गया है प्रति परिकथा उपन्यास में। तो 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए, जिंदगीनामा उपन्यास के, और ये उपन्यास है कृष्णा सोबती का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, ये सभी ललित निबंधकार हैं। अगला है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो ये हैं ऑप्शन बी, अर्थात साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना, ये दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर उनका सही क्रम होगा। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन 2, अर्थात सबसे पहले आएंगे कॉलरिज, उसके पश्चात आएंगे सस्यूर, उसके पश्चात आएंगे आई रिचर्ड्स और सबसे अंत में आएंगे रोलावर्थ। अगला प्रश्न 9वां, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये है कन्हप्पा की, ऑप्शन 2, और कन्हप्पा थे प्रसिद्ध कवि। अगला प्रश्न है 10वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1,
तो सबसे पहले जो कहानी आएगी वो आएगी राजा निर्वंशिया, उसके पश्चात आएगा एक और ज़िंदगी, और उसके पश्चात आएगा यही सच है, और सबसे अंत में आएगा बांचू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए अर्थात ए और सी, उद्धव शतक और भ्रमरदूत। अगला है कथा और तर्क से अर्थात स्थापना और तर्क से। तो प्रश्न पूछा गया है स्थापना में, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, और जिसका तर्क है वो है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। तो ये जो यहाँ पर सही होगा वो होगा ऑप्शन 2 अर्थात स्थापना गलत है और जो इसका तर्क है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? तो ये हैं ऑप्शन 4 सी और डी। सी में है नाचा और डी में है पंडवानी। अगला है 14वां प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। तो ये हैं विकल्प नंबर 3 अर्थात बी और डी। बी में है ठुमरी और डी में है आदिम रात्रि की महक। अगला प्रश्न है 15, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो ये थे ऑप्शन बी मनोज शंकर। अगला प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्यानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो ये है राग दरबारी की। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, आपने बताना है कि राग दरबारी किसका उपन्यास है। अगला है 17, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। तो ये हैं ऑप्शन 4 अर्थात ए और डी। ए में है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र और डी में है निष्कासन। अगला प्रश्न है आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं। तो ये हैं विकल्प नंबर 4 सी और डी। सी में है दश कुमार चरित और डी में है सुब्रत तिलक। अगला है 19, समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। तो ये है विकल्प नंबर 4 एक और द्रोणाचार्य। और एक और द्रोणाचार्य नाटक है शंकर श्रेष्ठ का। अगला है 20, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो ये हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की। ऑप्शन 2। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 4 वायु। अगला है 22, ये भी कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन है स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। और कथन 2 है पितृ सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचार का नियमन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 2। कथन ए और कथन 2 दोनों गलत हैं। अगला है 23, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण्य विषय के साथ सम्मिलित करना है। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 4 अर्थात वापसी कहानी का जो वर्ण्य विषय है तो वो है पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। उसके पश्चात तीसरी किस्म का जो वर्ण्य विषय है वो है आंचलिक तत्व। अगला है माया दर्पण। तो माया दर्पण का वर्ण्य विषय है नारी स्वातंत्र्य। अगला है परमात्मा का कुत्ता। तो इसका जो वर्ण्य विषय है वो है नगरी जीवन की त्रासदी। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला है 24, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम होगा। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात सबसे पहले कौरव नगरी, उसके पश्चात पशु का उदय, उसके पश्चात अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके पश्चात आएगा गांधारी का शाप और सबसे अंत में आएगा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो जो अंधा युग नाटक है या गीति नाट्य है यह धर्मवीर की रचना। अगला है 25, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। तो यह है विकल्प नंबर 2 अर्थात बी और सी। बी और सी में है बबर अली खां
और सी में है चौधरी पीरबख्श। अगला प्रश्न है 26। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के विकास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो ये सुझाया है ऑप्शन ए अर्थात विकल्प नंबर 1 अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है 27। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? तो ये है अरबी, बाकी फारसी, लैटिन और यूनानी आती हैं। अगला प्रश्न है 28। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन 4 क्षात्रधर्म का अभाव। अगला है 29। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बात सही है? तो ये होगा विकल्प नंबर 1। तो यहाँ पर है वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये सही है। अगला है ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, तो ये भी सही है। और जो डी है इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, ये भी सही है। और जो इनका सी था इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था, ये गलत होगा। तो इस कारण विकल्प नंबर ए सही है। अगला है 30। तमस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये सही होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात रिचर्ड और लीजा। अगला है मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो जो यहाँ पर सही होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात सी और डी। सी और डी में है शैलूष और बसंती। जो मनु भंडारी के उपन्यास हैं वो है महाभोज और आपका बंटी। अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 बी और डी। तो बी और डी में है बिना दीवारों का घर और डी में है नेपथ्य राग। अगला प्रश्न है 33। सूची ए में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित करना है, तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात कविवचन सुधा का होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है हिंदी प्रदीप, तो इसका होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला है ब्राह्मण, तो इसका होगा प्रताप नारायण मिश्र। और अंत में है सदादर्श, तो इसका होगा लाला श्रीनिवास दास। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला है 34। नीचे दो कथन दिए हैं, तो कथन 1 है साहित्य में लोक ही प्रमाण है। कथन 2 है लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है 35। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता हैं, तो ये हैं हेमचंद्र सूरी, ऑप्शन बी। अगला है 36। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो ये है विकल्प नंबर 2 केंद्रवाद, बाकी विकेंद्रिता, विखंडन, स्थानीयता ये उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं। अगला प्रश्न है 37। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं, तो ये होगा विकल्प नंबर 2 अर्थात ए और सी। ए में है ईश्वर की नायिका के रूप में परिकल्पित करना और सी में है कथानक रूढ़ियों का अनिवार्य प्रयोग करना। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला है 38। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है 39। रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम होगा, तो जो विकल्प सही है वो है विकल्प नंबर 3। तो यहाँ पर सही है आत्महत्या के विरुद्ध, उसके पश्चात आएगा हंसो हंसो जल्दी हंसो, उसके पश्चात आएगा लोग भूल गए हैं और सबसे अंत में आएगा कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। अगला प्रश्न है 40। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं,
तो ये पात्र हैं ऑप्शन ए अर्थात सुबोध चंद्र और मदारी लाल। अगला है 41, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है अर्थात लेखिकाओं और उनकी कृतियों को सुमेलित करना है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 2। तो जो अलमा कबूतरी रचना है तो ये है मैत्री पुष्पा की। अगला है छिन्नमस्ता, तो ये रचना है प्रवाख्यातान की। अगला है सूखते चिन्नार, तो ये होगी मधु कांकरिया की रचना। अगला है पारिजात, तो ये है नासिरा शर्मा की रचना। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है 42, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो जो सुझाव दिए हैं इस विकल्प के अनुसार सही होगा विकल्प नंबर 2 अर्थात हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, सही है। अगला है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी सही है। और जो अगला सही होगा वो होगा उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी सही है। और जो यहाँ पर गलत होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं होंगे विकल्प नंबर ए अर्थात ए और सी। ए और सी में है अस्मिता के लिए और अंगद की नियति। जो विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं वे हैं किस किस को नमन करूं, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। तो ये होगी ऑप्शन बी इतिहास चक्र। अगला प्रश्न है द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषताएं हैं। तो ये होंगी विकल्प नंबर 4 अर्थात बी और डी, इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। बी और डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 अर्थात लोकायतन। लोकायतन का है 1964। आंसू, आंसू का है 1925। अगला है भारत भारती, तो भारत भारती का होगा 1912। और अंतिम है चित्ररेखा, तो चित्ररेखा का होगा 1935। विकल्प नंबर ए। अगला है 46, तो प्रश्न ही हो चुका है। अगला है 48, देश प्रेम है क्या, प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलंबन क्या है, सारा देश अर्थात मनुष्य पशु पक्षी नदी नाले वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है। तो ये कथन है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियों निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो ये होगा विकल्प नंबर 2 अर्थात बी और सी। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। अगला सी है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है। तो जो यहाँ पर तालव्य वर्ण होगा वो होगा विकल्प नंबर 2 अर्थात ए और डी। अगला प्रश्न है 51, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। तो जो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात ए और सी। ए में है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन करना। और सी है रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 52, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था। तो ये हुआ था विकल्प नंबर 2 बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है 53, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो जो यहाँ पर सही होंगे तो वो होंगे विकल्प नंबर ए अर्थात ए और बी। ए में है मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। और बी में है मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 54, तो यहाँ पर पूछा गया है यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो यह भी बड़ा ही भावमय और श्लाघनीय है।
कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का, और कामायनी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है 55। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या मानी है 9, और हिंदी साहित्य का इतिहास इनका प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1929। अगला प्रश्न है ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उपयुक्त पंक्ति के आधार पर निम्नलिखित में से क्या सही नहीं होगा? तो जो यहाँ पर सही नहीं होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 3, असमंजस की स्थिति। बाकी स्वयं से असंतुष्टि, आत्मालोचन, आत्ममंथन, ये सही होंगे। अगला प्रश्न है 57। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो यहाँ पर गलत कथन होगा तो वो होगा 3, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। और जो सही कथन होंगे तो ये होंगे, इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। दूसरा है, इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। अंतिम है, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 58। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं? तो जो यहाँ पर दलित आत्मकथाएं नहीं होगी तो वो है विकल्प नंबर 4, अर्थात ए और सी दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। ए में है आज की अतीत, और सी में है पानी बीच मीन प्यासी। जो यहाँ पर दलित आत्मकथाएं होंगी तो वह हैं तिरस्कृत और मेरी पत्नी और भेड़िया। अगला प्रश्न है 59। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो यहाँ पर गलत कथन होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 4, अर्थात अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो ये गलत होगा, और जो सही विकल्प हैं वे हैं, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। तो ये सही है। अगला है, अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। ये भी सही है। अगला है, प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है 60। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो ये होगा विकल्प नंबर 3, संवादात्मकता। बाकी अनुवीति, विचारात्मकता, आत्मव्यंजकता, ये निबंध की तात्विक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है 61। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किसको पालती थी? तो ये होगा विकल्प नंबर ए, मुर्गे और तीतर। अगला है 62। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास हैं। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 4, अर्थात सी और डी। सी में है तमस और डी में है झूठा सच। अगला प्रश्न है 63। सीताहरण तात जनी कहेऊ पिता संजाई, जो मैं राम तोकुल सहित कहेही दशानन जाई। उक्त उद्धरण में कौन सी ध्वनि है? तो जो यहाँ पर ध्वनि होगी तो ये होगी विकल्प नंबर ए, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम होगा? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 2, अर्थात सबसे पहले आएगा परिमल, उसके पश्चात लहर, उसके पश्चात ग्राम्य, और सबसे अंत में दीपशिखा। अगला प्रश्न है 65। नीचे दो कथन दिए हैं, एक है स्थापना और दूसरा है तर्क। तो स्थापना और तर्क को देखते हैं। स्थापना है कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, और जो तर्क है वो है इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। तो यहाँ पर जो सही कथन होगा तो वो होगा विकल्प नंबर डी, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 66। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है आपका बंटी में, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है 67। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और
पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया? तो ये किया था उपेंद्र नाथ अश्क, विकल्प नंबर 2। अगला है 68। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 2, अर्थात सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी, उसके पश्चात प्रलय की चुड़ैल, उसके पश्चात 11 वर्ष का समय और सबसे अंत में धुलाई वाली। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला है 59। निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर ए, अर्थात विज्ञान गीता का होगा केशवदास, उसके पश्चात ज्योत्सना का होगा सुमितानंदन पंत, उसके पश्चात जो नवरस है तो इसका होगा सेठ गोविंद दास, और जो सबसे अंत में है देवमाया प्रपंच तो ये होगा देव का। इस प्रकार विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 70। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद की नहीं है? तो जो यहाँ पर रचना नहीं होगी छायावाद की तो वो होगा विकल्प नंबर 3, अर्थात बी और सी। बी में है पथिक और सी में है मिलन, बाकी झरना और रश्मि छायावाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 71। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है रूढ़ नहीं? तो जो यहाँ पर यौगिक शब्द होगा तो वो होगा विकल्प नंबर ए जलद, बाकी नाक कान पर ये हैं। अगला प्रश्न है 72। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम होगा। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा विकल्प नंबर ए। सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी, उसके पश्चात बामा शिक्षक, उसके पश्चात भाग्यवती और सबसे अंत में निसहाय हिंदू। अगला है 73। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो जो यहाँ पर मानस के हंस उपन्यास के पात्र नहीं होंगे तो वो होगा विकल्प नंबर 3, अर्थात बीरपाल सिंह और जहानवी, बाकी मानस के हंस के पात्र हैं। अगला प्रश्न है 74। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो ये है आखिरी कलाम में। अगला प्रश्न है 75। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 4, अर्थात सबसे पहले हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, उसके पश्चात छायावाद, उसके पश्चात कविता के नई प्रतिमान और सबसे अंत में दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 4, अर्थात सबसे पहले ममट का होगा 11वीं सदी का उत्तरार्ध, उसके पश्चात आएगा भाम का होगा 6ठी सदी का मध्यकाल, उसके पश्चात आएगा शंकुक का होगा 9वीं सदी का आरंभ, और जो विश्वनाथ है तो इनका होगा 14वीं सदी, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है 77। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 2, अर्थात घनानंद का आएगा विरह लीला, उसके पश्चात जो बोधा है तो बोधा का आएगा विरह बारिश, उसके पश्चात सुदन का आएगा सुजान चरित, उसके पश्चात पद्माकर का आएगा जगत दुनियोध। तो ए बिल्कुल सही होगा, अर्थात विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 78। अंधायुग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 3, युत्सु का है सत्याग्रही, अश्वत्थामा का होगा पाशविक प्रतिहिंसक, संजय का होगा कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ, और जो विदुर का होगा तो वो होगा संशयग्रस्त, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला है
त्रिशंकु के नाटककार कौन हैं? तो ये हैं बृजमोहन शाह, विकल्प नंबर 2। अगला है 80, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं? तो ये होगा विकल्प नंबर 2 अर्थात बी और डी। बी है द सेक्रेड वुड और डी है द वेस्टलैंड। अगला है 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो यहाँ पर सही कथन होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात कॉलेज के अनुसार किसी कृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। तो ये कथन सही होगा, बाकी कथन गलत हैं। अगला है 82, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन होगा तो वो होगा ए अर्थात ए और डी। ए में है दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट और डी है मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज की गई है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 83, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो ये है अरबी भाषा का, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है 84, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? तो ये किया गया है 7 नदियां एक समुंदर, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है 84, तो ये प्रश्न हो चुका है। अगला है 87, सादो देखो जग बिराना, सांची कहो तो मारन धावे झूठे कहे पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमान, आपस में दो लड़े परंतु मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों का कबीर का क्या संदेश है? उपयुक्त पंक्तियों में कबीर का संदेश है धार्मिक असहिष्णुता, विकल्प नंबर 1। अगला है 86, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? तो ये था अलग अलग मतदाता सूची के लिए। अगला है 88, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही होगा तो वो होगा राजस्थानी का मालवी। उसके पश्चात है पश्चिमी हिंदी, तो इसका होगा कन्नौजी। फिर है पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी का होगा छत्तीसगढ़ी। फिर है बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी का होगा भोजपुरी। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हैं विकल्प नंबर डी परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र। अगला है 90, नीचे दो कथन दिए हैं। कथन 1 है छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, और कथन 2 है वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 2 अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न दोस्तों गद्यांश से है। यहाँ पर मैं पूरा गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, जो सही उत्तर होगा तो वो बता दूंगा। तो जो पहले का 91 का सही उत्तर होगा तो वो होगा बी अर्थात कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। प्रश्न था उक्त अवतरण में मुख्य रूप से कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला है 92, प्रश्न था उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति हास शोक क्रोध घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। वाक्य में प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला है 93, उक्त अवतरण से ध्वनित होता है। तो ये होता है लेखक रसवादी है। विकल्प नंबर 3। अगला है 94, अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य पात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। वाक्य में कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। विकल्प नंबर 2।
अगला प्रश्न है 95। उक्त अवतरण से स्थापित किया गया है कि कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 96। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण है। तो यह है लाखों लाख मनुष्यों की चेतना पर आधारित है। विकल्प नंबर 2। अगला है 97। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का क्या मानदंड है। तो यह है जातीय जीवन पर अखिल शक्ति की प्राणधारा से निविड़ संयोग। विकल्प नंबर डी। अगला है 98। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये होगा विकल्प नंबर 3, अर्थात मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यक्ति जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता है। अगला है 99। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक सार्थकता का कारण है। तो ये है जीवन को प्रगतिशील बनाना। अगला और अंतिम प्रश्न है उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो यहाँ पर सही कथन होगा तो वो होगा विकल्प नंबर 3, अर्थात साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। हम जल्द ही आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।